अ, सभी दर्शकों को गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाने वाले हसदेव अरण्य जंगलों के बारे में। तो एक बेसिक भूमिका बनाते हुए, जो छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाने वाले हसदेव अरण्य जंगल हैं, वो मध्य भारत के सबसे बड़े अक्षुण घने व क्षेत्रों में से एक हैं, जो 170,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों सहित एक समृद्ध बायोडायवर्सिटी का घर है। महानदी की एक सहायक नदी है, जो कि हसदेव नदी है, जो इन जंगलों से होकर गुजरती है, और इसका कैचमेंट एरिया साल भर नदी प्रवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जंगल कोरबा, सुजापुर और सरगुजा जिलों के अंतर्गत आता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शेड्यूल 5 एरिया का हिस्सा है, और 15 से 20,000 आदिवासियों और वनवासियों का घर भी है। अब करंट मुद्दा यह है कि हसदेव अरण्य कोल फील्ड HACF लगभग 1880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें 23 कोयला ब्लॉक शामिल हैं। हसदेव जंगल की रक्षा के लिए आंदोलन एक दशक के अधिक समय से चल रहा है। हालांकि खनन गतिविधियों के विस्तार और अवैध भूमि अधिग्रहण का मौजूदा खतरा इस साल मार्च में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद हसदेव जंगल के 1,100 हेक्टेयर में कोयला खनन को मंजूरी देने के बाद हुआ। हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जो कि अडानी एंटरप्राइज द्वारा चलाया जाएगा। 26 अप्रैल को हसदेव जंगल में लगभग 300 पेड़ काटे जाने और स्थानीय आदिवासियों की भारी विरोध के बाद प्रशासन को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद पिछले 3 महीनों से हसदेव और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अगर इस परियोजना को नहीं रोका गया तो इससे न केवल सैकड़ों लोग विस्थापित होंगे, बल्कि 4.5 लाख से अधिक पेड़ भी काटे जाएंगे। जबकि सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इस परियोजना, और सरकार का कहना यह है कि इस परियोजना के परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के लिए विकास और रोजगार होगा, और यदि परियोजना ठप हो जाती है तो इससे भविष्य में बिजली की भारी कमी भी होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कपिल जी, तो आज हमारे साथ यूथ और स्वराज के साथियों के साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आलोक शुक्ला जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। आलोक जी का परिचय यह भी है कि आलोक जी छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक समूह के सदस्य हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अधिकारों, किसान आंदोलनों, मानव अधिकार के मुद्दों पर और सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ के जंगल जमीन के कॉर्पोरेट शोषण से बचाने के लिए जन आंदोलनों का एक समन्वय है। आलोक भाई अधिक समय से सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। नदी घाटी मोर्चा से शुरू होकर, जहां उन्होंने शिवनाथ नदी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, फिर छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन प्लांट के से जुड़े सामाजिक और पर्यावरण न्याय के लिए विभिन्न आंदोलनों के साथ काम किया। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ वन अधिकार मंच की स्थापना और हसदेव अरण्य वनों को बचाने के लिए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह एक साइंस ग्रेजुएट भी है। तो साथ ही हमारे साथ प्रियांशु जी भी हैं, जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं और रिसर्च काफी इन्होंने किया है इस मामले पे। तो हम दोनों ही एक्सपर्ट अपने पैनलिस्ट से इस मामले पर चर्चा करना चाहेंगे और इस बारे में जितना ज्यादा जानना चाहेंगे और आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे यही है कि छत्तीसगढ़ के इस जंगल में, जिसका नाम हसदेव अरण्य है, इसकी इतनी क्या खासियत है कि इसको बचाना इतना जरूरी है? ये सबसे पहले शायद एक किसी भी आम दर्शक के लिए जानने का सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि ये जंगलों को बचाने की इतनी लड़ाई लड़ी क्यों है?
बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। कपिल भाई और मीमांसा जी, आपका धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। अंकित भाई और प्रियांशु भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हसदेव आज के समय एक व्यापक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और हसदेव को बचाने का संघर्ष भी पिछले एक दशक से चल रहा है। निश्चित तौर पे कि हसदेव क्या है, यदि उसको हम देखें तो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक बहुत ही समृद्ध वन इलाका है। 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हसदेव फैला हुआ है, जो कि कोलबा, सरगुजा, सूरजपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, वहां उनकी सीमाओं में ये क्षेत्र स्थित है। और हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व है, तो कान्हा के जंगलों से पेंच कान्हा के जंगलों को झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व और उन जंगलों को जोड़ता है। तो एक तरीके से वाइल्ड लाइफ का भी एक आवाजाही का रास्ता, एक कॉरिडोर है। हसदेव महत्वपूर्ण क्यों है? इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में लंग्स की एक संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये बहुत ही घना वन क्षेत्र है, जैव विविधता से समृद्ध इलाका है, और ये हसदेव नदी का कैचमेंट है। और हसदेव नदी का एक कैचमेंट जो जलग्रहण क्षेत्र है, और हसदेव नदी पर बने एक मिनी माता बांगो बांध, जिससे जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा जिलों की करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है, उसका जलग्रहण क्षेत्र है ये। और इसके साथ महत्वपूर्ण रूप से ये बहुत सारे वन्य प्राणी, करीब शेड्यूल वन के 21 तरीके के यहाँ पे वन्य प्राणी हैं। कई विलुप्त प्राय जो हैं वो वनस्पति और यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये हाथी जैसे महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का एक रहवास और कॉरिडोर भी है। और छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं कि मानव हाथी संघर्ष की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसके साथ निश्चित तौर पे आदिवासियों की अपनी आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व इन वनों पर निर्भर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही एक समृद्ध वन इलाका है, जो सिर्फ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के निवासरत आदिवासी और अन्य वन पर निर्भर समुदाय के अलावा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए ये वन बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। और जो एक महत्वपूर्ण संकट का बात यह है कि कैसे एक परिभाषा बदल जाती है किसी क्षेत्र की। इस वन क्षेत्र के नीचे चूंकि कोयला है, कोल डिपॉजिट है, और उस कोल डिपॉजिट होने के कारण इस पूरे इलाके को एक खनन के कारण जो है कोयला निकालने के लिए बर्बाद करने की कोशिश लगातार जारी है, जिसके खिलाफ वहां के लोग लगातार आंदोलनरत हैं। एक महत्वपूर्ण जो बात यह है कि हसदेव का जो इलाका है, हसदेव की जो पर्यावरणीय महत्वता है, जिन पैरामीटर के आधार पर 2010 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक अध्ययन किया गया था कि जो देश के कुल कोल बेलिंग इलाके हैं उसमें कहाँ खनन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो लेकिन जब कोल ब्लॉक आवंटन हुए तो उनकी जो खनन को शुरू करने की जो प्रक्रियाएं थी, चाहे वो पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं हैं, 2010 में जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इस इलाके को नोगो घोषित किया तो तमाम स्वीकृति की प्रक्रियाओं को रोक दिया गया और वहां पे खनन की प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ी। 2012 में काफी दबाव के बाद, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान को भी एक कोल ब्लॉक आवंटन था, परसा ईस्ट केतेवासन, और उसका खनन का जो ठेका है एमडीओ अनुबंध है वो अडानी कंपनी के पास था। तो अडानी कंपनी के द्वारा राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन मुख्यमंत्रियों के माध्यम से काफी दबाव डाला गया केंद्र सरकार के ऊपर, यूपीए के ऊपर, और उस दबाव के फलस्वरूप हसदेव के अंदर परसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक को वन स्वीकृति जारी की गई वर्ष 2012 में। और ये वन स्वीकृति जारी की गई ये कहते हुए कि मुख्य हसदेव का इलाका नहीं है, उसका किनारा है, फ्रिंज एरिया है। ये महत्वपूर्ण ये है कि इस बार कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति के पूर्व जो बंसराय का समिति है, जो वन स्वीकृति को जारी करती है, रिकमेंड करती है, एमओएफ की जो कमेटी है,
फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जिसको बोलते हैं वन स्वीकृति फील्ड विजिट के लिए आई थी। और वन स्वीकृति जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अपनी अनुशंसा में बहुत साफ तौर पे ये कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण समृद्ध वन इलाका है, यहाँ खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और कॉरपोरेट के दबाव में और मुख्यमंत्रियों के दबाव में बंसलाय का समिति की सिफारिशों के विपरीत जाकर इसकी वन स्वीकृति को MOF के द्वारा जारी किया गया था। और वहां पे परसई ईस्ट केटेवासन कोल ब्लॉक का खनन शुरू हुआ 2012-13 में, और 2014 में इसकी जो वन स्वीकृति है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दी थी। उसके बाद बाकी कोई कोल ब्लॉक, क्योंकि जो परसई ईस्ट केटेवासन की स्वीकृति दी गई थी उस स्वीकृति में ही एक कंडीशन डाली गई थी कि इसके अलावा राज्य सरकार कोई भी प्रस्ताव लेके नहीं आएगा ताकि जिससे कि हसदेव के मुख्य इलाके को खोला जाए, मतलब और किसी कोल ब्लॉक की अनुमति नहीं होनी चाहिए। समय के साथ मुझे लग रहा है प्रियांशु भाई आगे इस पर बात रखेंगे कि कैसे वो गो नो गो के पैरामीटर बदले और वायलेट इनवायलेट पॉलिसी में आए, उस पर प्रियांशु भाई चर्चा रखेंगे। 2014 में हम लोग को पता है कि कोल गेट के कारण सारे कोल ब्लॉक 204 कोल ब्लॉक निरस्त हुए थे, जिसमें हसदेव के भी 20 कोल ब्लॉकों को निरस्त कर दिया गया था। 2014 के बाद पुनः कोल ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, नीलामी और आवंटन के माध्यम से, अलॉटमेंट रूट से। तो हसदेव की जो गांव है, क्योंकि वहां के जो कोल ब्लॉक प्रभावित क्योंकि यदि हसदेव के 20 कोल ब्लॉक या 23 चालू होते हैं तो ये मान के चले कि हसदेव अरण्य का लगभग 1 लाख हेक्टेयर का जो वन क्षेत्र है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और उसमें जो लगभग 35-40 गांव पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, करीब 15 से 20 हजार लोग प्रभावित होंगे। तो वहां की ग्राम सभाओं ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, और 5वीं अनुसूचित इलाकों में संवैधानिक अधिकार है ग्राम सभाओं का कि वो जब तक नहीं चाहेंगे किसी भी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती, ना ही उसकी वन स्वीकृति हो सकती, ना ही उसके भूमि अधिग्रहण हो सकता है। तो 2014 में हसदेव की ग्राम सभाओं ने कहा कि हम अपने वन क्षेत्र के विनाश की इजाजत नहीं देंगे, आवंटन ना किया जाए। बावजूद इसके जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने हसदेव के 7 कोल ब्लॉकों को आवंटन किए। परसई ईस्ट केटेवासन यथावत राजस्थान सरकार के पास, उससे लगा हुआ परसा कोल ब्लॉक वो भी राजस्थान को, केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक उसके पूर्व भी 2012 में आवंटित हो चुका था। तो ये 4 कोल ब्लॉक परसई ईस्ट केटेवासन 2 मिला के कोल ब्लॉक हैं, ये चारों के चारों राजस्थान को दिए गए, और राजस्थान इनके MD अनुबंध अडानी को दिए। इसके साथ कोरबा जिले का एक कोल ब्लॉक था जो कि पतुरिया गिदमुडी है, वो छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया, उसका भी MD अनुबंध अडानी के पास है। और मदनपुर साउथ जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के पास कोल ब्लॉक थे। 2014 के बाद आवंटन के बाद से ही लगातार हसदेव के लोग कोल ब्लॉक के जो स्वीकृति है, वन स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं का लगातार विरोध करते रहे। और जो परसा कोल ब्लॉक प्रभावित ये 1252 हेक्टेयर का कोल ब्लॉक था, इसके प्रभावित गांव हैं हरिहरपुर, साली, फतेहपुर। इन गांव की ग्राम सभाओं ने 2014, 2015, 2017 में लगातार विरोध किया कि हम खनन की इजाजत नहीं देंगे, वन स्वीकृति की इजाजत नहीं देंगे। 2018 में अडानी कंपनी के द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक फर्जी प्रस्ताव बनाया गया, और उस फर्जी प्रस्ताव के आधार पर वन स्वीकृति को हासिल किया गया। जब गांव के लोगों को ये पता चला कि ये फर्जी तरीके से वन स्वीकृति हासिल की गई है, तो लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। 2019 में 75 दिन आंदोलन किया। 2021 में लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर आए, और अभी 2 मार्च से लगातार आंदोलन पे बैठे हैं। आज तक परसा कोल ब्लॉक की निष्पक्ष ग्राम सभाओं की जांच नहीं की गई है, जांच हुई ही नहीं, हम ये कह सकते हैं। जो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया है, नियमतः ये है कि अनुसूचित इलाकों में UPA सरकार के समय बनाए गए 2013 के कानून से भूमि अधिग्रहण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोल बैलिंग एक्ट लगाया गया, क्योंकि यहाँ ग्राम सभाएं मजबूत हैं, विरोध में हैं, उनको बाईपास करके एक्विजिशन करने की कोशिश की गई। और कोल बैलिंग एक्ट, हालांकि ये भी गलत व्याख्या है, क्यों न्यायालय इस तरीके की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पैसा अधिनियम 1996 के तहत किसी भी कानून से आप अधिग्रहण करेंगे आपको ग्राम सभाओं से परामर्श करना पड़ेगा। लेकिन अडानी कंपनी के दबाव में गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई, और न्यायालय के द्वारा भी उसी व्याख्या को माना जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा दुखद और दुर्भाग्य है। और कोल बैलिंग एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को बाईपास करके भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सतत जारी है, जिसका ग्राम सभाएं लगातार और वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। और अभी की जो स्थिति ये है
कि पलसा कोल ब्लॉक की अंततः फल्जी ग्राम सभाओं के आधार पर ही वन स्वीकृति दे दी गई। अंतिम वन स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, केंद्र सरकार के बाद, MOF के बाद, और लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया भी जारी है जिसको लोग विरोध कर रहे हैं। उसी के बगल का जो परसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक है, 2012 में उसकी जो स्वीकृति थी वो 2 चरणों की स्वीकृति थी। पहले चरण 15 सालों तक 137 मिलियन टन कोयला निकालना था और 762 हेक्टेयर में माइनिंग करना था, और जब ये 15 सालों में कोयला खत्म हो जाता तब उसके कंप्लायंस के आधार पर, उसके कंडीशन और पुनः जो फॉरेस्टेशन के आधार पे ये तय होना था कि सेकंड फेज होगा या नहीं होगा। और सेकंड फेज एक तरीके से एक नया ही प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्रभावित गांव की ग्राम सभा, जो गांव है उसका लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होनी थी। उस द्वितीय चरण की भी अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। आज ही ग्राम सभा हुई, उसने इसका विरोध किया है और इसकी वन स्वीकृति जारी कर दी गई। उसमें काफी आपत्तिजनक या विधि विरुद्ध तरीके से वो वन स्वीकृति जारी हुई है। अंततः द्वितीय चरण की पलसा ईस्ट केतेवासन की खदान जो 1138 हेक्टेयर की है, और पलसा कोल ब्लॉक जो न्यू कोल ब्लॉक है, और इन दोनों कोल ब्लॉक में करीब 4 गांव सीधे रूप से विस्थापित होने वाले हैं और 4.5 लाख पेड़ काटे जाने वाले हैं। इस विनाश के खिलाफ हसदेव के लोग अभी भी आंदोलनरत है, संघर्षरत है कि हसदेव को बचाया जाना चाहिए। जी आलोक जी, प्रियांशु जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे क्या अपनी तरफ से? जी, वैसे आलोक भाई ने सब कुछ रख ही दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हसदेव का मुद्दा कोई स्थानीय मुद्दा या छत्तीसगढ़ मुद्दा नहीं है। एक्चुअली हमारे पूरी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, सारा इन्वायरमेंटल लॉ, अगर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है इस देश में तो हसदेव को बचना चाहिए। इन्वायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो हसदेव को बचना चाहिए। ट्राइबल लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो हसदेव को बचना चाहिए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने पहले तो नो गोट पॉलिसी बनाई, फिर लगातार डेटा से उन्होंने करने की कोशिश की कि कैसे हम पैरामीटर बनाएं, ये पैरामीटर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सब, राइट। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक्चुअली इस पे रिसर्च की है, मेरी PhD इसके ऊपर है। करीबन 5000 पन्नों का वो पूरी पॉलिसी है। उसको आप डेटा को कैसे भी कट करके कैसे भी देख लें, अगर देश में एक जंगल बचना चाहिए तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की खुद की लगातार सारे ड्राफ्ट बोलते हैं, अगर एक जंगल बचना चाहिए जो कोल बेयरिंग एरिया में जंगल है तो वो हसदेव का होना चाहिए, राइट। और ऐसे जंगल इस देश में जो पहली 2010 के हिसाब से 10% से कम थे, और आज के पैरामीटर में जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास डेटा है उस पैरामीटर के हिसाब से देखें तो 15% से कम ऐसे एरिया हैं जो कि इतने डेंस बायोडाइवर्सिटी रिच वाइल्ड लाइफ एरिया है, राइट। तो अगर इसके बाद भी इसको नहीं बचाया जाता तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए। हमको अपने सारे इन्वायरमेंटल लॉज खत्म कर देने चाहिए, राइट। दूसरी चीज, जैसे आलोक भाई ने बोला कि ग्राम सभा की बात नहीं सुनी जा रही। हमारे देश में जो ट्राइबल लॉज हैं, FRA है, पेसा है, हमको बोल देना चाहिए कि हमको आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, हमको इन्वायरमेंट ट्राइबल लॉज को खत्म कर देना चाहिए। जो ग्राम सभा लगातार आपको करके दे रही है, और यहाँ की ग्राम सभाएं लगातार मतलब 5 साल तक आप ग्राम सभा मना कर रही है, मना किए जा रही है, आप सडनली एक दिन लेके आ जाते हैं फर्जी प्रस्ताव और उसके बेसिस पे क्लियरेंस मिल जाती है, और उसको रिजेक्ट करने के लिए बार बार ग्राम सभाएं फिर से बोलती हैं कि नहीं भैया हमने नहीं दिया है, हमको नहीं देना है। आज आलोक भाई ने बताया आज फिर से ग्राम सभा हुई और फिर से रिजेक्ट हुआ, तो फिर आप कौन सी ग्राम सभा मानेंगे? तो अगर आपको मानना ही नहीं है, एक मनमानी करके निकाल लिया तो ठीक है, बंद कर दीजिए, सारे ट्राइबल लॉज बंद कर दीजिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये बात पूरे डेमोक्रेसी की है, राइट। एक डेमोक्रेसी में एक सिटीजन के पास क्या अधिकार है? यही अधिकार है ना कि पहले हम मंत्रालय के पास जाएंगे, फिर उनको अर्जी लगाएंगे, आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, हर चीज करेंगे। इन्होंने सब कुछ करके देखा, ग्राम सभा के माध्यम से बताया, सारे मिनिस्ट्री से मिले, चिट्ठियां लिखी, इतनी चिट्ठियां हैं इसके लिए कि मतलब आधा कमरा भर जाएगा आपको, केवल चिट्ठियां ही चिट्ठियां हैं। आपने आंदोलन किए, सम्मेलन किए, पदयात्रा की 300 किलोमीटर लंबी, आप दिल्ली गए, आपने जो भी डेमोक्रेसी में अवेलेबल ऑप्शन है आपने सब एक्सप्लोर किए, और उसके बाद भी आपकी बात ना सुनी जाए तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं बचता। तो मैं बस यही जोड़ना चाहूंगा कि हसदेव की लड़ाई कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये एक्चुअली हमारी डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है।
बस मैं इतना ही रखना चाहूंगा। थैंक यू प्रियांशु जी। अगला सवाल जो है, हाँ कपिल गो अहेड। अच्छा, तो अगला सवाल जो है वो ये है कि जो अब मौजूदा मसला है, जो करंट इशू है वो क्या है, और इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, मतलब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि प्रियांशु जी ने ऑलरेडी एक ब्रीफ में बता दिया है कि क्या कर रहे हैं, बट फिर भी अगर थोड़ा राज्य सरकारों के ऊपर और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या चल रहा है इस पे। हाँ सॉरी कपिल, go ahead। मौजूदा मुद्दा भी मेरे ख्याल से दोनों लोगों ने बता ही दिया है। इसमें जो एक बराबर जो एक बात आ रही है कि हमारा नहीं है, हमारा कोई स्टेट नहीं है, राज्य सरकारें कुछ, तो ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों का एक्चुअल में इसमें क्या रोल प्ले किया है, ये अगर आप थोड़ा सा इस पर हाईलाइट कर सकते। प्रियांशु भाई आप रखें। आप रखिए। तो देखिए महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बयानों में इस बात को कह रहे हैं कि राज्य का मसला नहीं है, केंद्र का मसला है। कोल ब्लॉक आवंटन केंद्र करती है। कल भी मैंने फेसबुक लाइव किया था और उसमें इस बात को बहुत खुल के लगा था। देखिए, कोई भी खनन परियोजना हो वो राज्य और केंद्र की एक संयुक्त जवाबदेही है, और कोई भी प्रक्रिया जो है वो दोनों को साथ लेके चलती है प्रक्रिया को, और दोनों के अपने क्षेत्राधिकार सुरक्षित हैं कि वो जब चाहे उस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। कोई भी खनन परियोजना या कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, माइनिंग हो, ये दो महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। एक पर्यावरणीय स्वीकृति कि उस परियोजना की स्थापना से पर्यावरण पे क्या प्रभाव होंगे, EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत, और ये प्रक्रिया केंद्र की MOF के द्वारा संचालित होती है। टिगोआल से लेके साली राज्य सरकार का सिर्फ इतना काम होता है कि वो जनसुनवाई करके प्रोसीडिंग को भेज देता है। फाइनल निर्णय MOF के द्वारा दिया जाता है। लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी होने के बाद भी कंसेंट टू ऑपरेट का जो सर्टिफिकेट है वो राज्य का पर्यावरण संरक्षण मंडल जारी करता है। जब तक वो जारी नहीं होगा कोई भी प्रोजेक्ट चालू नहीं हो सकता। दूसरा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यदि फॉरेस्ट लैंड है, वन भूमि शामिल है, तो वन भूमि को तब तक उस जमीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक उसका डाइवर्जन नहीं हो सकता, व्यापकल्टन नहीं होता। और इस व्यापकल्टन की जो कार्रवाई है, इसका शुरुआत से लेकर उसकी समाप्ति राज्य सरकार करती है। कोई भी परियोजना है वो जब बोलती है कि हमें वन भूमि चाहिए है, तो उस वन भूमि के लिए राज्य सरकार के पास एक आवेदन होता है। राज्य सरकार उसकी जांच करने के बाद DFO को भेजता है। DFO छानबीन करके रिकमेंड करता है कि इस जंगल को खनन के लिए देना है या किसी भी परियोजना के लिए नहीं देना है, और उस DFO रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार अनुशंसा करके केंद्र को भेजता है, और अंततः MOF स्टेज 1 की वन स्वीकृति जारी करता है। और वन स्वीकृति स्टेज 1 के जो कंडीशंस हैं उसके कंप्लायंस पूरा होने के बाद एक फाइनल अप्रूवल जारी होता है। फाइनल अप्रूवल होने के बाद भी 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो कार्रवाई चलती है, उसकी धारा 2 के तहत अंतिम स्वीकृति भी राज्य सरकार जारी करती है। और जब तक राज्य सरकार उसको जारी नहीं करेगा, MOF की उस फॉरेस्ट की जो वन स्वीकृति का कोई औचित्य नहीं है। तो राज्य सरकार, और ये इसलिए है क्योंकि जो जमीन है वो राज्य की विषय वस्तु है, राज्य की विषय सूची में शामिल है, तो अंतिम ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार ही जारी करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण है जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। किसी भी कानून से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, यदि 2013 का कानून एप्लीकेबल होगा तो राज्य सरकार के पास आवेदन होगा, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण का संपादित करके देगा। और यदि राज्य के पास भूमि अधिग्रहण किसी राज्य की जगह अन्य केंद्रीय कानून से होना है, कोल बैलेंस एक्ट से, तो कोल मिनिस्ट्री करेगा। लेकिन उसकी प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर संपादित करने का भी कार्य जिला प्रशासन का ही है। सर्वे से लेके मुआवजा से लेके तमाम प्रक्रियाएं जो है वो जिला प्रशासन करता है। उसमें भी राज्य सरकार के तमाम अधिकार सुरक्षित हैं कि वो जब चाहे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो प्रियांशु भाई ने बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आदिवासी अधिकारों के लिए जो कानून बने हैं उनको लागू करने की जवाबदेही पूर्ण रूप से राज्य सरकार की है। यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संपादित होती है, यदि किसी भी कानून से हो, पैसा अधिनियम को क्रियान्वित करवाने की जवाबदेही राज्य सरकार की है। 2013 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण होगा,
तो उसमें भी सहमति लेने की प्रक्रिया भी राज्य सरकार की है। यहाँ तक कि वन भूमि के डायवर्जन में ग्राम सभाओं की सहमति का प्रावधान की 2006 के वन अधिकार मान्यता कानून के तहत कि लोगों के वन अधिकार के दावे पूरे हुए कि नहीं, प्रक्रिया समाप्त हुई कि नहीं, और उसकी सहमति का प्रस्ताव ग्राम सभाएं जारी करती हैं। तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि राज्य और केंद्र की अपनी भूमिकाएं हैं। राज्य सरकार जब चाहे वो भूमि अधिग्रहण पे आपत्ति दर्ज कर सकता है, अंतिम वन स्वीकृति को निरस्त कर सकता है, कंसेंट टू ऑपरेट के सर्टिफिकेट को विड्रॉ कर सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो वो पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है। अब वन स्वीकृति जो जारी की वो भी अपनी उसको वापस ले सकता है, और लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया का दखल हो सकता है। तो ये दोनों के पास क्षेत्र अधिकार है। संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र की अपनी अपनी भूमिकाएं तय है। सवाल ये होता है कि ऐसी परियोजनाओं में जहां कोई कॉर्पोरेट जुड़ा है, अडानी इस परियोजना में है, यहाँ पे अडानी के हित हैं, और जब अडानी के हित हैं तो दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे के ऊपर जवाबदेही डाल के बचना चाहती हैं, क्योंकि अंततः वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार और अडानी के बीच में जो अनुबंध है वो हजारों करोड़ के मुनाफे का खेल है। और मुझे लग रहा है कि कोल की बात आएगी तो प्रियांशु भाई इसको रखते हुए आगे, मुझे लग रहा है कि कोल का एक क्या परिदृश्य है कि हसदेव में को उजाड़े बिना भी हमारे पास कोयला है कि नहीं, ये मुझे लग रहा है सवाल जरूर प्रियांशु भाई रखें। और उसके साथ ये पूरे एमडीओ घोटाले पर भी प्रियांशु भाई बात रख सकते हैं। तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है कि केंद्र का विषय है कोई भी खनिज के आवंटन से माइनिंग नहीं हो सकती जब तक उसके ऊपर के सरफेस राइट्स, लोगों के जंगल जमीन के अधिकार उस परियोजना प्रस्तावक को नहीं मिल जाते। और वो जंगल जमीन के अधिकार देने की प्रक्रियाएं नियम और कानून के तहत हैं, और वो नहीं देने के अधिकार भी वहां निवासरत लोगों के पास सुरक्षित हैं, चाहे वो पैसा अधिनियम हो, चाहे वो 2013 का कानून हो, चाहे वो वन अधिकार मान्यता कानून हो। उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी खनन परियोजना के लिए अपनी जंगल जमीन को देंगे या नहीं देंगे। शायद मैंने अपनी बात रख दी। जी प्रियांशु भाई, आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? ठीक है, नहीं हमने मोटा मोटा रख लिया। मैं कोल के बारे में एक परिदृश्य की बार बार ये सवाल आता है ना, कि राजस्थान को तो कोयला चाहिए, और अगर छत्तीसगढ़ ने कोयला नहीं दिया तो राजस्थान सरकार की में बिजली का संकट आ जाएगा और वो सब, है ना। तो इसका आई थिंक एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में हमारे पास कोयले की इतनी शॉर्टेज है, और क्या क्षेत्रीय लेवल पे क्या राजस्थान सरकार को क्या इतनी एनर्जी की शॉर्टेज है कि हसदेव को ही उजाड़ के मिले। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो नेशनल पहलू है जो कि हम बड़े इजीली देख पाते हैं कि आई थिंक अभी 3-4 दिन पहले की ही रिपोर्ट है, स्क्रॉल में पब्लिश हुआ था। सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्रिया करके एक रिसर्च थिंक टैंक है। उन्होंने पूरा एस्टिमेट लगाया था कि करंट में कोल इंडिया लिमिटेड की कैपेसिटी कितनी है, जिसके पास क्लियरेंसेस हैं, जो कि ऑलरेडी अपनी माइन चला सकती है, राइट। और उनके और ये एस्टिमेट पूरा बाकायदा रिसर्च है जिसमें 1040 मिलियन टन का तो हमारे पास आज की डेट में कोल इंडिया लिमिटेड के पास कैपेसिटी है, जिसका हम केवल 60% प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी 40% अभी वेकेंट है, जो कि प्रोडक्शन में नहीं आ रहा है ना। तो ये, और दूसरा कोल इंडिया लिमिटेड अपने आप में एक्सपेंशन प्लान पे है, जो कि 800 मिलियन टन का और उसका एक्सपेंशन प्लान है। और हमारी एंड रिक्वायरमेंट, जो हमारे बेस्ट एस्टिमेट भी हम ले लें, हमारा जीडीपी 8% से बढ़ता रहेगा, हमको रिन्यूएबल पे हम शिफ्ट नहीं होंगे, हम हमारे देश में कोई एनर्जी एफिशिएंसी नहीं, कोई भी एस्टिमेट ले लें, 2035 के आसपास हमारी कोल की डिमांड पीक हो जाएगी, और वो पीक भी 1500 मिलियन टन से कम होने वाली है, राइट। और ये नीति आयोग की अपने एस्टिमेट है। तो ऐसे में ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी उस इवेंचुअल पीक कैपेसिटी की 15% एक्स्ट्रा है, राइट। तो अब सवाल ये है कि जब कैपेसिटी एक्स्ट्रा है और प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कोयला, तो ये कोयले का संकट क्यों आ जा रहा है बार बार? वो कोयले का संकट एक्चुअली, जो कि कोयला मंत्री पार्लियामेंट में बोल चुके हैं, राजस्थान के एनर्जी मिनिस्टर राजस्थान की असेंबली में बोल चुके हैं, वो एक डिमांड प्लानिंग का इशू है। क्योंकि ये माना जाता है कि सर्दियों में कोयले की डिमांड कम होती है, गर्मियों में पीक होती है, इसकी प्लानिंग हमको पहले से करनी होती है। लेकिन क्योंकि स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं होती,
तो वो एडवांस में ऑर्डर प्लेस नहीं करते। एडवांस में ऑर्डर प्लेस नहीं करते तो कोल इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूस नहीं करता। कोल इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूस नहीं करता तो एंड में जब आप ऑर्डर डालते हैं कि भैया अब तो बिल्कुल डिमांड चाहिए, तो हमारे पास ट्रेनें नहीं होती उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये एक्चुअली प्रोडक्शन प्लानिंग का और डिमांड का मुद्दा है, जो कि कोई नई खदान खोल के हमारा सॉल्व नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि खदान की कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सेस में है, राइट। और जहां तक बात राजस्थान की बात है, राजस्थान को तो 2010 में पता था कि हसदेव ये नो गो एरिया है। फिर उसने 2011 में अनुबंध क्यों किया अडानी के साथ कि 20 मिलियन टन आप कहीं से भी खोज के ले आए, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। क्लियरेंस लेने, कोल ब्लॉक कहाँ पे होगा, कितना कोयला निकलेगा, कितना उसकी क्लियरेंस लेनी होगी, माइन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, ऐसा ब्लैंकेट अनुबंध कर दिया था 2011 में, राइट। उसके बाद भी आपको पता चला कि ये तो हसदेव में ले रहे हैं। तो राजस्थान सरकार को उस समय नहीं सोचना चाहिए था? क्या वो 10 साल से सो रहे थे कि जब उनको लगातार नोगो बोला जा रहा है इनवायलेट है, उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त हो गई है, वन स्वीकृति निरस्त हो गई है, लगातार जन विरोध है, ग्राम सभाएं पारित कर रही है, तो आप 10 साल तक मान भी लें कि आप कोल इंडिया लिमिटेड से ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वैकल्पिक परियोजना तो ढूंढ सकते थे। आप अपने बगल के मध्य प्रदेश में कोयला ढूंढ सकते थे अगर कोयला ही चाहिए तो। राजस्थान में तो सोलर की कैपेसिटी है। अगर राजस्थान के सोलर पावर प्लांट भी अपनी टारगेट पे चलते, जो कि नहीं है, अपने प्रोडक्शन टारगेट से 10 साल बिहाइंड है राजस्थान सरकार, तो अगर उसी को कर लेते तो भी ये कोयला शॉर्टेज नहीं होती। तो ये पूरा एक बहाना है। और असल मुद्दा वो एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट को लेके है, जहां पे, और एमडीओ कॉन्ट्रैक्ट का घोटाला लगातार बार बार लोगों ने बोला है। इसमें आई थिंक हमको ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, हमको भूपेश बघेल जी के जाना चाहिए, जिन्होंने बड़ी आवाज उठाई थी जब विपक्ष में थे कि ये बड़ा घोटाला है, इससे अडानी राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक मामला शायद वहीं पे आके अटक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। मतलब ये इशू मुझे लग रहा था कि बहुत जरूरी है इसके ऊपर सवाल, क्योंकि बार बार एक दूसरे पर दोषारोपण डाल के अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं इससे बचा जा रहा था। और इसी से जुड़ा एक सवाल मैं इसमें रखना चाह रहा हूँ कि इससे पहले इन सरकारों का क्या मत था इन्हीं मुद्दों पर सरकार में आने से पहले? मतलब जैसे राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अभी कांग्रेस अभी आई है, इससे पहले इनका क्या मत था? और राहुल गांधी ने किस तरीके का आश्वासन दिया था इन लोगों आदिवासियों को, छत्तीसगढ़ के हसदेवारन में रहने वाले आदिवासी, कि हम आपका नहीं होने देंगे? तो ये बदलाव कैसे आया है और क्या प्रेशर काम कर रहा है जो ये बदलाव एकदम से आया है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है? देखिए, राजनीतिक दलों की बात करें तो हम लोग को बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि सत्ता के बाद चरित्र बदल जाता है, दल कोई भी हो। और बीजेपी ने कभी भी हसदेव में खनन के खिलाफ नहीं गया है। बीजेपी हमेशा खनन को एक तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जब रमन सिंह थे 2012 में, तब रमन सिंह ने पूरी ताकत से हसदेव में कोयला खनन को शुरू करवाने के लिए ताकत लगा दी थी, और यहाँ तक कि लेमलुहाटी लिजल के प्रस्ताव को सिर्फ कोयला खनन के लिए निरस्त करवा दिया था। और हम कहें कि यदि छत्तीसगढ़ आज भुगत रहा है एक भयानक विस्थापन, प्रदूषण और ये जो संघर्ष है, वो रमन सिंह की देन है। तो इसीलिए बीजेपी का हमेशा वो कॉर्पोरेट के साथ खड़ी रही, और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश को कैसे बेचा जा रहा है अडानी अंबानी के हाथों में। और यहाँ पे जब केंद्र में मोदी सरकार आई 2014 के बाद, तब और प्रक्रियाओं को तेज किया गया, कमजोर नहीं बल्कि तेज किया गया। निश्चित तौर पे कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तब विपक्ष में छत्तीसगढ़ में रहते हुए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए, और व्यापक विरोध किया था। और जब ग्राम सभाओं के विरोध आए थे सामने 2014 में, तब उस विरोध को देखते हुए राहुल जी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की कीमत पे विकास नहीं होना चाहिए और हम आपके साथ हैं। 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद हमें लग रहा था कि कांग्रेस उस लाइन पे रहेगी, लेकिन दुखद रूप से हसदेव को
ये भी बात सही है कि एक लेमरू-हाथी रिजर्व बनाए और उसमें कुछ कोल ब्लॉक आए, लेकिन जो पूरे अडानी के कोल ब्लॉक हैं जिससे अडानी बेनिफिशियरी है, उनको इसके बाहर रखा गया जानबूझकर। और इसमें कहीं ना कहीं अडानी कंपनी की एक बड़ी भूमिका रही है कि कैसे उन कोल ब्लॉकों को अडानी को रखा जाए, और सारी कोशिशें की गई। और छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में चाहती तो पूरे हसदेव को बचाने की दिशा में कार्य कर सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जो 2011 में, जिसको प्रियांशु भाई ने याद दिलाई कि 2011 में एक ऐसा अनुबंध किया गया था कि अडानी को अपनी पूरी कोयला की आपूर्ति का जिम्मा दे दिया गया कि आप ही पूरी कोयले की आपूर्ति करें, जब उस कंपनी के पास कोई कोयला खनन के अनुभव नहीं थे। तो ये साफ दिखलाता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का जो दबाव है, अडानी प्रेम है अशोक गहलोत का, वो छत्तीसगढ़ के नागरिकों पे बहुत भारी पड़ रहा है। और राहुल गांधी के ना चाहते हुए भी, आज भी राहुल गांधी नहीं चाहते कि हसदेव में खनन हो, बावजूद इसके कहीं ना कहीं दो मुख्यमंत्रियों के दबाव के कारण हसदेव में खनन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आलोक जी, इसमें क्या ऐसे देख सकते हैं कि मतलब एक ही पार्टी के भीतर कई स्तरों पर एक दरार बन रही है? निश्चित तौर पे एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद, और मुझे लग रहा है यही एक पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम कहते हैं कि जब हम इस अंतर्द्वंद को देखेंगे तो कांग्रेस ज्यादा लोकतांत्रिक नजर आएगी बीजेपी से। बीजेपी के अंदर क्या कोई भी व्यक्ति किसी निर्णय की खिलाफत कर सकता है? क्या मोदी सरकार के किसी निर्णय की कोई खिलाफत कर सकता है? लेकिन कांग्रेस के अंदर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के अंदर सत्ता चलाने वाली किसी भी राजनीतिक दल को पहले स्वयं में लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, तभी वो लोकतंत्र का सम्मान करेगी। और मुझे लगता है कि ये जो द्वंद्व है, ये अच्छे संकेत हैं पार्टी के अंदर और जनता के लिए। जी, और ये भी देखने को मिल रहा है हमें कि छत्तीसगढ़ के जैसे युवा जो है वो राजनीतिक दलों से अलग होकर विरोध का समर्थन भी कर रहे हैं। तो ये भी एक, आई थिंक, जैसे कि आप कह रहे थे कि मतलब एक कैरेक्टराइजेशन है दल का कि किस तरह से पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी बनी हुई है अभी भी। को निर्वाचित आप जनता की वोट से चुन के आए हैं, और ये नहीं मानना चाहिए कि आप अनिश्चित काल के लिए मुख्यमंत्री हैं। जनता राय है तो वापस उतार सकती है। आज हसदेव का आंदोलन राज्य निर्माण के 22 वर्षों बाद, आज हसदेव का आंदोलन एक सिर्फ स्थानीय प्रभावितों का आंदोलन नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का आंदोलन बन चुका है। हर बच्चे से लेके युवा तक, बुजुर्ग, महिला, हर व्यक्ति इसमें भूमिका निभा रहा है। गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, छोटे कस्बे में रहने वाला व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो या एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हो, या लोगों की जान बचाने वाले मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े हुए, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं। हर व्यक्ति की ये आवाज है कि हसदेव बचना चाहिए। और इन आवाजों को यदि अनसुना, और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के कलाकार, पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, यूट्यूबर्स हैं जो विभिन्न सोशल मीडिया पे अपने गाने बना रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो हसदेव को बचाने के लिए गाने बना रहे हैं, लिख रहे हैं। आप विश्वास करेंगे कि हसदेव के मुद्दे पे आज तक करीब 10 से 15 गाने बन चुके हैं, 15-15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बन चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी आंदोलन में इस तरीके से लोग सामने आए हों। यदि इतनी व्यापक आवाजों को आप अनसुना कर देंगे तो निश्चित तौर पे जनता 2023 में आपको अनसुना कर देगी। तो मुख्यमंत्री को उन आवाजों को सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो 23 में कांग्रेस का भारी नुकसान छत्तीसगढ़ में होने वाला है। कि एक सवाल मैं भी इसमें और पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि विरोध कर रहे हैं वो बड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं। मतलब जैसे अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आया स्टेटमेंट कि 8,000 पेड़ कटने हैं साल में और ये लोग 8 लाख पेड़ बता रहे हैं, और अपने घर की बिजली क्यों नहीं बंद कर देते हैं, और तमाम तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं इस मुद्दे पर। तो इसका आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और
विकास नहीं चाहते हैं लोगों का कि अस्पताल बने। ये बहस आज की नहीं है, ये बहस बहुत पुरानी बहस इस तरीके की। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध परियोजना का विरोध करके विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था, तब कहा जाता था कि विकल्प क्या है, चलिए बताइए। तो ये बहस बहुत पुरानी, और आज हम देख रहे हैं कि उस सलडाल सलोबर बांध का पानी कहाँ जा रहा है। गुजरात के किसानों के खेत में नहरों में पानी नहीं गया है, गुजरात के उद्योगों में पानी गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के उन लोगों ने जो अपनी जमीनें गंवाई हैं, आज गांव के गांव, शहर के शहर, हरसूद का नामो निशान नहीं है नर्मदा में बच्चे विभिन्न बांधों का। तो ये हमेशा एक आंदोलन को डीलेल करने की कोशिशें हैं। दुखद ये है कि ये इस तरीके के दुष्प्रचार भाजपा के द्वारा होते थे, कांग्रेस के द्वारा नहीं। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार का दुष्प्रचार बहुत ही दुखद है। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं की जानी, हम नहीं कर रहे थे, बट हो रहा है, ठीक है। अडानी है तो शायद वो भी संभावना है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण ये कि 1 एकड़ जमीन के नीचे 80-80 करोड़ का कोयला है। सिर्फ उस कोयले का सवाल नहीं है, उस कोयले में 30% से 50% कोयला चोरी करके बेचा जा रहा है, और उसका पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हजारों करोड़ के करप्शन का, भ्रष्टाचार का केंद्र है ये खनन परियोजना। तो निश्चित तौर पे विरोध करने वालों के खिलाफ हमले तो होंगे ही, और ऐसे हमले हम पिछले 20 सालों के संघर्ष में बहुत झेले, आगे भी झेलेंगे। सवाल है, संघर्ष मजबूत होना चाहिए, लोग लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, और हसदेव को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जी धन्यवाद आलोक जी। और एक लास्ट, आप दोनों, आलोक जी से भी और प्रियांशु जी से भी इस बात में एक टिप्पणी चाहूंगी कि भारत के लोगों, विशेषकर भारत के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, और आप कैसे चाहते हैं कि इस मुद्दे और आंदोलन से भारत के जो युवा हैं वो और बड़ी तादाद में आए और जुड़े। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज के समय एक परिवर्तन समाज के अंदर बहुत देखने कि युवा संवेदनशील है, युवा सड़कों पे है। और हमें लगता है कि आप किसी भी मुद्दे पे देखेंगे तो युवा लड़ाइयों को लड़ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी की लड़ाई हो, पर्यावरण बचाने की लड़ाई हो, शिक्षा को बचाने की लड़ाई, हर क्षेत्र में युवा सड़कों पर है। और हसदेव के मुद्दे पे हमने भी देखा है कि युवा छत्तीसगढ़ का, पूरे देश का, निश्चित तौर पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि गांव गांव से युवा इतना मुखर होगा। तो हसदेव की लड़ाई में यदि सबसे ज्यादा कोई मुखर है वो छत्तीसगढ़ का युवा है, जैसे राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है। निश्चित तौर पे हर संघर्ष को व्यापक होना चाहिए, तेज होना चाहिए, जुड़ा बनना चाहिए। हसदेव ने, मुझे लगता है कि उन सारी धारणाओं को तोड़ते हुए हर दिन आगे बढ़ रहा है, अपने आंदोलन का समर्थन भी जुटा रहा है, और अपने आंदोलन की कहीं ना कहीं एक भूमिका, या क्यों हसदेव बचना चाहिए, समाज तक इस बात को बहुत अच्छे से लेके जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे जंगल जमीन की नहीं, इस धरती को बचाने की लड़ाई है, सबके पानी को बचाने की लड़ाई है, सबकी सांसों को बचाने की लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि तापमान में किस तरीके से वृद्धि है, किस तरीके से बाढ़ और सूखे और तूफान विनाश ला रहे हैं। और इससे चिंतित आज के समय हर नागरिक के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता समाज के अंदर बढ़ी है। जब इस भीषण गर्मी के अंदर कोयले की कमी को लेकर जिस तरीके का माहौल खड़ा किया गया, उस माहौल के बीच में भी किसी ने अडानी के ट्रोल और जो पेड आईटी के जो ट्विटर और फेसबुक पे जुड़े लोगों को छोड़ दिया जाए। उनका काम है 2 रुपए ट्रोल में पैसे 2 रुपए लेके ट्वीट करना। तो मुझे नहीं लगता है कि देश के अंदर किसी ने ये कहा हो कि हसदेव को जड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हसदेव की सबसे बड़ी जीत यही है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसी जंगलों का विनाश करके बिजली नहीं होनी चाहिए, जीवन बचेगा तो बहुत महत्वपूर्ण है। और देश में पहली बार हसदेव के आंदोलन ने, मुझे लगता है कि इतनी साफ समझ के साथ देश में सामने आया है और इतना समर्थन जुटाया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इस पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एक और जो खासियत है हसदेव की, ये बहुत रिमोट है। वो सत्ता के बहुत दूर है, रायपुर से भी 300 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर है। तो आमतौर पे देखा जाता है कि रिमोटनेस की तरह से मुद्दे इतने मुखर के नहीं आते। लेकिन एक जो बड़ी अच्छी चीज जो शायद हसदेव का संदेश है, जिसमें
शायद बड़े पैमाने पे युद्ध जुड़े हैं वो ये है कि कोई भी मुद्दा छोटा या बड़ा या रिमोट या सेंटर स्टेज नहीं होता। हसदेव की लड़ाई उतनी ही हसदेव को बचाने की है जितनी जम्मू के रायका को बचाने की है, हरियाणा के अरावली को बचाने की है, मुंबई के आरए को बचाने की है, नागपुर के अंजीवन को बचाने की है, या जितने भी हमारे जल जंगल जमीन के मुद्दे जगह जगह छोटे छोटे हैं, बक्सवाहा की लड़ाई है। तो सारी लड़ाइयां एक हैं, और तभी जब तक हम इन सब मुद्दों को एक नहीं मानेंगे तब तक शायद हमारी यूथ की एनर्जी सही से चैनलाइज नहीं हो पाएंगी, जो कि आई थिंक हमको आगे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी और प्रियंशु जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सवाल मैंने आलोक आपसे पूछा था कि ये जो सवाल है ना कि रोजगार विकास, इससे लोगों को, आम लोगों को इतना भटकाने की कोशिश की जाती है, तो आम उस चीजों नहीं समझेंगे तो शायद हम लोग व्यापक आंदोलन नहीं ले जा पाएंगे। तो वही